राइट वेलकम। तो बेटे स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में, जैसा कि देख ही रहे हैं हम, फास्ट ट्रैक रिवीजन ब्रांच अकाउंट्स का। ठीक है, तो फटाफट आप अपने ये नोट्स वगैरह निकाल लें, पेन पेंसिल रजिस्टर निकालना चाहते हैं तो निकाल लें, और क्विक फायर रिवीजन करने की कोशिश हम करते हैं। और जितने भी कॉन्सेप्ट्स ब्रांच से रिलेटेड है, आपको मालूम है ब्रांच जो है वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, लॉन्ग टॉपिक है, तो सारे टॉपिक्स को हम क्विक फायर रिकैप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कि ये फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज है, सिर्फ हम सरफेशियल रिवीजन नहीं कराना चाहते। हमारी कोशिश ये है कि आपको मुस्तकम मजबूत तरीके से जो है रिवीजन मिले। करेक्ट। तो लेट्स हैव ए लुक। उम्मीद है कि आप लोगों ने पेन पेंसिल रजिस्टर वगैरह निकाल लिए होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्रांचेस से, बिल्कुल स्क्रैचेस से ही स्टार्ट हम कर रहे हैं। सबको मालूम है कि ब्रांच अकाउंट जब हमने स्टार्ट करा था तो मैंने आपको ये बताया था कि ब्रांचेस जो होती हैं उनको हम ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो डोमेस्टिक ब्रांचेस, दूसरा फॉरेन ब्रांचेस। फिर आपको ये भी याद होगा मैंने ये बताया था कि डोमेस्टिक ब्रांचेस को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो डिपेंडेंट ब्रांचेस और इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। आपको याद है कि डिपेंडेंट ब्रांचेस का मतलब वो ब्रांचेस होती हैं जो कंप्लीटली हेड ऑफिस पे डिपेंड करती हैं। करेक्ट। जितनी भी डोमेस्टिक ब्रांचेस होती हैं उसके अंदर दो टाइप की ब्रांचेस होती हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। और जो डिपेंडेंट ब्रांचेस होती है, मैंने बताया था, ये कंप्लीटली हेड ऑफिस पे डिपेंड करती हैं, जबकि इंडिपेंडेंट ब्रांचेस कंप्लीटली हेड ऑफिस पे डिपेंड नहीं करती हैं। ये जो है इंडिपेंडेंट होती हैं। अब जहां तक डिपेंडेंट ब्रांचेस का सवाल है, मैंने आपको ये भी बताया था डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर जो अकाउंटिंग सिस्टम्स देखने में आते हैं, एक तो डेटर सिस्टम, दूसरा स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, और उसके अलावा होलसेल ब्रांच सिस्टम, जिसको हम फाइनल अकाउंट सिस्टम भी कहते हैं। इज इट क्लियर टू यू? मैंने ये भी बताया था कि डेटर सिस्टम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से अडॉप्ट करते हैं जिनका लेवल ऑफ ऑपरेशन जो है वो थोड़ा छोटा होता है, जबकि स्टॉक एंड डेटा सिस्टम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली अडॉप्ट करते हैं जिनका मीडियम स्केल का ऑपरेशंस होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने जो बताया था कि जितने भी अकाउंटिंग सिस्टम हैं डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर, ये फुल फ्लेड्स डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है। एक तो मैंने ये बात बताई थी। दूसरी बात मैंने ये भी बताई थी कि डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर जितनी भी अकाउंटिंग होती है वो हेड ऑफिस की बुक्स में होती है। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी। लेकिन उसके बावजूद भी अब डेटर सिस्टम के अंतर्गत हम किस तरीके से अकाउंटिंग करते थे, डेटर सिस्टम के अंदर किस तरीके से अकाउंटिंग करते थे, उसको समझने के लिए आप ये फॉर्मेट यहाँ पर देखने की कोशिश करें, फॉर्मेट ऑफ ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। आपको ये याद होगा कि डेटर सिस्टम के अंतर्गत मैंने बताया था कि हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर अकाउंटिंग होती है, नंबर 1। एक तो मैंने ये बताया था कि हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर अकाउंटिंग होती है। फिर मैंने ये भी बताया था कि डेटर सिस्टम में हेड ऑफिस ब्रांच से रिलेटेड एक तो ब्रांच अकाउंट बनाता है और उसके अलावा ब्रांच डेटर्स अकाउंट भी बनाता है, ब्रांच डेटर्स अकाउंट भी बनाता है। इज इट क्लियर टू यू? सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताई थी, जब हम डेटर सिस्टम के अंतर्गत हेड ऑफिस की बुक्स में अकाउंटिंग करते हैं ब्रांच से रिलेटेड, तो मैंने आपको कहा था कि अकाउंटिंग करते वक्त आपको इस बात का बड़ा ख्याल करना है कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो 3 पार्टी इन्वॉल्व होती है, एक तो हेड ऑफिस, दूसरी ब्रांच ऑफिस, और तीसरा ब्रांच के कस्टमर, जिनको हम ब्रांच डेटर्स भी बोलते हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इंपॉर्टेंटली मैंने बताया था कोई भी ट्रांजैक्शन जिसका ताल्लुक हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में है, केवल वही ट्रांजैक्शन जो है ब्रांच अकाउंट में आती हैं। इज इट क्लियर टू यू? और मैंने बताया था कोई भी ट्रांजैक्शन जिसका ताल्लुक सिर्फ ब्रांच ऑफिस और कस्टमर से है, जैसे कि सेल्स रिटर्न्स हैं, जैसे कि बैड डेट्स हैं, करेक्ट, जैसे कि कस्टमर्स को डिस्काउंट देना है, मैंने बताया था ये जो ट्रांजैक्शंस होती है इनका ताल्लुक ब्रांच और ब्रांच कस्टमर से है। कोई भी ट्रांजैक्शन जिसका ताल्लुक ब्रांच और ब्रांच कस्टमर से है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रांच डेटर्स अकाउंट में आती है, ब्रांच डेटर्स अकाउंट में आती है, ये मैंने बताया था। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने तुम्हें एक पॉइंट ये भी बताया था, जब हम कैश रिसीव करते हैं, ब्रांच कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच डेटर्स, ब्रांच डेटर से जब कैश रिसीव होता है या कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, इसमें तीनों पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि कस्टमर से कैश ब्रांच को मिलता है और ब्रांच वो कैश हेड ऑफिस को भेजती है। यही वजह है कि कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स जो है ब्रांच डेटर्स में भी आता है। और उसके अलावा आपको याद होगा कि हम ब्रांच अकाउंट में रेमिटेंसेस के अंदर भी इसको लिखा करते थे। इज इट क्लियर टू यू? इन चीज़ों का ख्याल करते हुए अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले जब हम हेड ऑफिस की बुक्स में अकाउंटिंग करते हैं तो एक तो जितने भी ओपनिंग बैलेंस है, चाहे वो स्टॉक का हो, डेटर्स का हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस का हो, पेटी कैश का हो, फर्नीचर का हो, किसी एसेट कंप्यूटर या प्लांट एंड मशीनरी का हो, तो वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे।
इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा हेड ऑफिस जब ब्रांच को गुड्स भेजेगा तो गुड्स सेंड टू ब्रांच हम डेबिट पे लिखते हैं, ये मैंने आपको बताया था। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़, अगर कभी ओपनिंग बैलेंसेस दिए हों लायबिलिटीज़ के, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी या क्रेडिटर्स, वो हम क्रेडिट पे लिखते हैं। गुड्स जब हम बेचते हैं तो डेबिट पे लिखते हैं। मैंने ये भी बताया था कई बार ब्रांच को जो गुड्स भेजे जाते हैं ब्रांच उन्हें रिटर्न कर देती है तो हम उसको क्रेडिट साइड की तरफ लिखते हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि कभी कभी हेड ऑफिस ब्रांच को पेटी कैश भेजता है। एक तो ब्रांच के पास पहले से ही पेटी कैश मौजूद है, ओपनिंग बैलेंस मान लेते हैं पेटी कैश का ब्रांच के पास 10,000 रुपए का पहले से ही मौजूद है, और हम मान लेते हैं कि हेड ऑफिस ने 7,000 रुपए का पेटी कैश और भेजा, तो मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आया? तो इसका मतलब ब्रांच के पास टोटल पेटी कैश कितना हो गया? 17,000 हो गया। उसके अलावा ब्रांच मैनेजर ने जो पेटी खर्चे करे हैं, या ब्रांच मैनेजर्स एक्सपेंसेस या पेटी एक्सपेंसेस एक ही चीज होती है, ब्रांच मैनेजर्स एक्सपेंस या पेटी एक्सपेंस। मान लेते हैं उसने 8,000 रुपए खर्च कर दिए, तो मैंने कहा फिर बाद में जब हम क्लोजिंग बैलेंस दिखाएंगे तो इस तरीके से दिखाएंगे, 17 में से 8 माइनस करके 9,000 दिखा देंगे। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि ब्रांच मैनेजर ने जो पेटी खर्चा करा है उसको हम अलग से ना रिफ्लेक्ट कर करके इनडायरेक्ट तरीके से दिखाते हैं, क्योंकि हमने डेबिट साइड में 10 + 7 17 लिखा है और क्लोजिंग बैलेंस के रूप में 9,000 लिखा है, तो इनका डिफरेंस पेटी एक्सपेंस के बराबर ही आता है। इज इट क्लियर? उसके अलावा मैंने बताया था हेड ऑफिस से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे उसके लिए कैश जो है वो हेड ऑफिस भेजेगा। इज इट क्लियर टू यू? चाहे ब्रांच का रेंट का खर्चा हो, वेजेस का खर्चा हो, एडवर्टाइजिंग का हो, कैरेज का हो, कोई खर्चा परचेज ऑफ एसेट से रिलेटेड हो, तो उसके लिए हम कैश भेजते हैं। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि ब्रांच का जो मेन काम होता है वो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना होता है, और जनरली ब्रांच जो कैश भेजती है, एक तो कैश सेल से जो पैसा मिलता है और डेटर से जो कैश मिलता है, उनको मिला करके हम रेमिटेंसेस बोलते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ये भी बताया था कि कभी कभी ब्रांच किसी एसेट को बेच देती है। ब्रांच के पास कोई एसेट पड़ा हुआ है तो ब्रांच ने उस एसेट को बेच दिया। अगर ब्रांच ने उस एसेट को बेचा है तो सेल ऑफ प्लांट, करेक्ट, उसको भी हम ऐड करेंगे क्योंकि वो पैसा भी ब्रांच को हेड ऑफिस को भेजना पड़ेगा। उसके अलावा कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो सकता है कि ब्रांच ने ये खर्चे पे करे, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच। देखो, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, क्योंकि एक्सपेंसेस जो ब्रांच के खर्चे होते हैं उसके लिए कैश को हेड ऑफिस को भेजना चाहिए, लेकिन कई बार ब्रांच खर्चे पे कर देती है, तो ब्रांच क्या करती है, उन खर्चों को रेमिटेंसेस में से माइनस कर देती है। तो अगर कभी क्वेश्चन में लिखा हो एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, तो बेटर रहता है कि उसको हम रेमिटेंसेस में से माइनस करके दिखा दें, डेट्स ऑल। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि ब्रांच हेड ऑफिस से परमिशन लेकर के कोई एसेट खरीदती है। आपको याद होगा हमने ऐसा एक क्वेश्चन भी करा था। तो अगर ब्रांच ने हेड ऑफिस से परमिशन लेकर के कोई एसेट खरीदा है, तो जाहिर है कि पैसा ब्रांच ने खर्च करा है, लेकिन ये पैसा खर्च करना चाहिए था हेड ऑफिस को। तो इसलिए ब्रांच इस पैसे को जो ब्रांच ने खर्च करा है एसेट को खरीदने में, उसको भी रेमिटेंसेस में से माइनस करती है। वैसे तो रेमिटेंसेस के दो ही मेन पहलू होते हैं, कैश सेल्स और कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स, लेकिन अगर इत्तेफाकन कभी दिया हो कि ब्रांच ने किसी एसेट को बेचा तो उसको भी हम ऐड करेंगे। क्वेश्चन में कभी दिया हो कि एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच ऑफिस, तो वो माइनस करेंगे। क्वेश्चन में कभी लिखा हो अमाउंट स्पेंट ऑन परचेज ऑफ एन एसेट बाय द ब्रांच, तो उसको भी माइनस करेंगे। उसके बाद ये रेमिटेंसेस की फिगर हमारे पास आएगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? उसके अलावा मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि अगर हेड ऑफिस ने कुछ गुड्स ब्रांच को भेजे हैं और वो गुड्स अभी रास्ते में ही पड़े हुए हैं, तो गुड्स इन ट्रांजिट को हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, क्योंकि जो गुड्स हमने भेजे थे उसमें से कितने गुड्स मिले, बेसिक टारगेट ये होता है दिखाना। अगर हमने 1 लाख के गुड्स भेजे हैं और 1 लाख में से 10,000 के गुड्स अभी रास्ते में ही हैं, तो इसका मतलब ब्रांच को 90,000 के गुड्स मिले हैं ना। तो इसलिए गुड्स सेंट टू ब्रांच तो हमने डेबिट में लिखा है, गुड्स इन ट्रांजिट हम क्रेडिट में लिखेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब तुम्हें यह भी याद है कि मैंने ये बताया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स जो है वो इनवॉइस प्राइस पर भेजता है। इज इट क्लियर टू यू? एक तो मैंने आपको बताया था कि रेट्स आपको ध्यान से कंप्यूट करने आने चाहिए। मैंने कहा था कि रेट्स कंप्यूट करने के लिए पहले तो आप एक इक्वेशन लिखेंगे, कॉस्ट प्लस मार्जिन। कॉस्ट प्लस मार्जिन का मतलब है लोडिंग, विच इज ऑलवेज इक्वल टू सेलिंग प्राइस या इनवॉइस प्राइस। मैंने ये भी बताया था कि सेलिंग प्राइस और इनवॉइस प्राइस हमेशा सेम होती है जब तक कि कुछ अलग ना लिखा हो। मैंने कहा था रेट्स बनाते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि रेट किस पर दिया है। अगर रेट कॉस्ट पे दिया है तो कॉस्ट को 100 मानना है।
अगर क्वेश्चन में लिखा है कि रेट जो है वो इनवॉइस प्राइस पर बेस्ड है तो इनवॉइस प्राइस को 100 मानना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 100 किसको मानना है। इज इट क्लियर टू यू? तो अगर रेट कॉस्ट पे दिया है तो कॉस्ट को 100 मानेंगे। सपोज क्वेश्चन में लिखा है कि गुड्स हैव बीन सेंट एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट 100 मानेंगे, मार्जिन 25 हो जाएगा, इनवॉइस प्राइस जो है 125 हो जाएगा। फिर मैंने ये भी बताया था कि सपोज कॉस्ट 100 है और मार्जिन 25 है तो इनवॉइस प्राइस जो है वो 125 हो जाएगी। इसका मतलब 25/125 आपका रेट ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस होगा। हालांकि मैंने आपको यह भी कहा था कि आप रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट भी कंप्यूट करके रख लिया करो, कभी कभी इसकी भी जरूरत पड़ जाती है। इज इट क्लियर टू यू? एक बड़ा पॉइंट मैंने आपको यह बताया था कि लोडिंग जो होती है वो बेसिकली स्टॉक पर होती है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक पर या ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक पे लोडिंग होती है, गुड्स सेंड टू ब्रांच पे लोडिंग होती है, गुड्स सेंड टू ब्रांच ऑन रिटर्न्स पे लोडिंग होती है, गुड्स इन ट्रांजिट पे होती है। अगर क्वेश्चन में गुड्स ट्रांसफर्ड दिए हैं तो उस पर भी लोडिंग होगी। लोडिंग सिर्फ गुड्स से रिलेटेड होती है और उन्हीं गुड्स पे लोडिंग होती है जिसका कि ताल्लुक जो है, जो कि हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में आ जा रहे हैं। सेल्स रिटर्न पे लोडिंग इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो गुड्स जो है फ्लो होते हैं ब्रांच कस्टमर के बीच में और ब्रांच के बीच में। तो ऐसे गुड्स जो ब्रांच कस्टमर और ब्रांच के बीच में आ जा रहे हैं उन पे लोडिंग नहीं होती है। यही वजह है कि हम सेल्स रिटर्न पे लोडिंग नहीं करते हैं। लोडिंग केवल इन्हीं चीज पे होती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर क्वेश्चन इनवॉइस यानी कि रेट्स पर बेस्ड है, इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन है, अगर इनवॉइस प्राइस ना भी लिखी है, नहीं भी लिखा है क्वेश्चन में, जैसे सिर्फ ओपनिंग स्टॉक लिखा है तो आप ये मान के चलेंगे कि वो इनवॉइस प्राइस पर है, क्लोजिंग स्टॉक लिखा है तो आप मान के चलेंगे कि वो इनवॉइस प्राइस पर है। यानी कि जब क्वेश्चन लोडिंग का होता है, चाहे गुड्स से रिलेटेड जो आइटम्स हैं उनके आगे इनवॉइस प्राइस लिखा हो या ना लिखा हो, हमने ये मान करके चल रहा है कि वो इनवॉइस प्राइस पर ही है। इज इट क्लियर टू यू? अगर क्वेश्चन रेट्स का है तो एक चीज का ध्यान रखना, अगर किसी आइटम के आगे कॉस्ट लिखा है, जैसे ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट लिखा हुआ है, तो उस केस में पहले तुम्हें उसको इनवॉइस प्राइस पर लाना पड़ेगा। इनवॉइस प्राइस पर लाने के लिए हम प्लस करेंगे रेट ऑफ लोडिंग ऑन कॉस्ट। जैसे कि इस क्वेश्चन में जो मैंने अभी रेट कंप्यूट करे थे, कॉस्ट का 1/4 था। अगर कोई आइटम कॉस्ट पर गिवन है तो उसमें आप ये ऐड करेंगे और उसके बाद इनवॉइस प्राइस पर आप लिखेंगे और फिर उसकी लोडिंग क्रेडिट साइड पे भी या ऑपोजिट साइड पे भी लिखेंगे। एक तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया था। एक बड़ा पॉइंट मैंने आपको ये बताया था, ध्यान से सुने। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ओपनिंग स्टॉक लिखा है, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक लिखा है, तो बताओ ये इनवॉइस प्राइस पर है या किस पर है? फिर ये हम इनवॉइस प्राइस पर मान के चलेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा है ओपनिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस, मैं ओपनिंग की बात कर रहा हूं, हाँ ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी हो सकता है, तो अगर ये लिखा ही हुआ है इनवॉइस प्राइस पे तब तो है ही ये इनवॉइस प्राइस पे। अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा है ओपनिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस टू ब्रांच ऑफिस, सॉरी, अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट, अगर ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट पे लिखा है तब तो ये है ही कॉस्ट पे, तो इसको आपको इनवॉइस प्राइस पे लाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट टू हेड ऑफिस, एट कॉस्ट टू हेड ऑफिस, तब भी ये कॉस्ट पर है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट टू ब्रांच ऑफिस, तो यहां ध्यान रखना, देखो इसका मतलब है ये इनवॉइस प्राइस पर है। एट कॉस्ट टू ब्रांच ऑफिस, क्योंकि ब्रांच को हम गुड्स जो भेजते हैं वो इनवॉइस प्राइस पर भेजते हैं और ब्रांच जिस प्राइस पर रिसीव करती है वो ब्रांच के लिए कॉस्ट होती है। तो अगर कभी क्वेश्चन में लिखा है कि इट इज एट कॉस्ट टू ब्रांच ऑफिस, तो इसका मतलब वो आइटम इनवॉइस प्राइस पर होता है। तो इन चीजों का आपने थोड़ा सा ख्याल करना होगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने कहा कि जब हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे तो अगर लोडिंग वगैरह होगी तो हमें लोडिंग फाइंड करनी पड़ेगी। जो गुड्स हमने भेजे हैं उसकी लोडिंग हम क्रेडिट में लिखते हैं, अगर कोई गुड्स रिटर्न हुए हैं तो उसकी लोडिंग डेबिट में लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग डेबिट में लिखते हैं। इंपॉर्टेंटली मैंने तुम्हें यह भी बताया था, जब हम ईयर के एंड में लिखेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक का, डेटर्स का हम लिखेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस का लिखेंगे, पेटी कैश का मैंने तुम्हें बताया कि बैलेंस कैसे लिखा जाएगा। जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो लिखेंगे, जो कैश हमने भेजा वो ऐड करेंगे, और जो पेटी एक्सपेंस को ब्रांच मैनेजर्स एक्सपेंस भी कहते हैं, माइनस कर देंगे और क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे।
अब कोई एसेट है फर्नीचर, उस पर डेप्रिसिएशन माइनस कर करके लिखा जाएगा, यानी कि डेप्रिसिएशन हम अलग से नहीं दिखाते। कंप्यूटर है तो उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर करके दिखा देंगे, एंड सिमिलरली प्लांट है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर करके दिखाया जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट होते हैं इंपॉर्टेंट। एक बड़ा पॉइंट में, अगर डेटर सिस्टम में तुम्हें इस तरह से दिया हुआ है गुड्स डिस्ट्रॉयड, अगर डेटर सिस्टम में तुम्हें क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर या सिंपली गुड्स डिस्ट्रॉयड, तो उसका तुमने कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करना है। उसका ट्रीटमेंट तुमने कुछ भी क्यों नहीं करना है? उसका कारण ये है कि तुम्हें मालूम है कि हम ओपनिंग स्टॉक डेबिट में लिखते हैं, इजेंट डेबिट साइड में लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस के रूप में, और तुम्हें ये मालूम है कि फिर हमने क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक हमने यहाँ लिखा है। इसका मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर के बाद ही तो आया होगा ना। तो इसका मतलब ये आइटम ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। तो अगर कभी क्वेश्चन में डेटा सिस्टम के अंदर तुम्हें गुड्स डिस्ट्रॉयड दिया हो तो उसका तुम्हें कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। इज इट क्लियर टू यू? ये चीजें तुम्हें मालूम होनी चाहिए। अब जैसे कि मैंने इस एक क्वेश्चन में तुम्हें हल्का सा बता रहा हूं, इसमें कह रहे B1 लिमिटेड हैज ए ब्रांच एट सिटी F एंड गुड्स आर इनवॉइस टू ब्रांच एट 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स। सबसे पहले तो आपको मार्जिन रेट बहुत अच्छी तरह से कंप्यूट करना आना चाहिए। रेट किस पे दिया है? 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स। ऑन सेल्स पे दिया है। मैंने कहा सेल और इनवॉइस प्राइस एक ही चीज होती है। पहले तो आपको क्या कर रहे हैं, मार्जिन कंप्यूट करना है। कॉस्ट प्लस मार्जिन, कॉस्ट प्लस मार्जिन आपने कंप्यूट करा, और सॉरी इक्वेशन आपने लिख ली, इज इक्वल टू सेल्स या इनवॉइस प्राइस। फिर ध्यान से देखो रेट किस पर है, कॉस्ट पर है या सेल्स पर है या इनवॉइस प्राइस है। तो यहां पर रेट जो है सेल्स पर है, इसका मतलब इनवॉइस प्राइस पर है, तो इसलिए मैं इसको 100 मानूंगा। 20% मार्जिन हो गया तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। तो रेट ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस कंप्यूट करने के लिए मार्जिन को न्यूमरेटर में रखेंगे, डिनोमिनेटर में इनवॉइस प्राइस को रखेंगे, इसलिए 1/5 जो है आपका रेट ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? उसके अलावा फिर मैं 20/80 या 1/4 ये मैंने रेट जो है कॉस्ट प्राइस का भी कंप्यूट कर लिया। हालांकि मुझे इसी रेट की जरूरत ज़्यादा पड़ती है, ये आपको मालूम है। अब जैसे कि सबसे पहला आइटम ओपनिंग स्टॉक है 15,000। बताओ ये 15,000 कहाँ लिखेंगे? ब्रांच अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे। इसकी जो भी लोडिंग आएगी 1/5 वो ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट में लिखेंगे। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा सन्ड्री डेटर्स है, ओपनिंग बैलेंस हम लिख देंगे ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और डेटर्स अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैंने बताया था अगर कभी क्वेश्चन में कैश इन हैंड दिया हो तो इसको आप पेटी कैश ही मान के चलेंगे। तो ये पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस है, आप डेबिट में लिख देंगे। ऑफिस फर्नीचर का बैलेंस भी आप डेबिट में लिख देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंदर। उसके बाद कहता है गुड्स सप्लाई बाय हेड ऑफिस। अब ये गुड्स हेड ऑफिस ने सप्लाई करे हैं तो आप लिखेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में, और इसकी लोडिंग गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डैश कर करके लोडिंग लिख देना, और 80,000 का 1/5 16,000 लोडिंग आ जाएगी। उसके बाद गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस लिखा है। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस पहले तो ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट में लिखेंगे और उसकी लोडिंग डेबिट में लिखेंगे। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, ये मैं पॉइंट बता के थक गया हूं कि ये वो ट्रांजैक्शन है जो ब्रांच कस्टमर और ब्रांच के बीच में है। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स को सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड्स भी कहते हैं। ये सिर्फ ब्रांच डेटर्स अकाउंट में आएगी, इसकी लोडिंग नहीं होगी। कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स रेमिटेंसेस में लिख देंगे, और उसके अलावा हम डेटर्स अकाउंट में भी बाय कैश लिखेंगे। फिर कैश सेल्स रेमिटेंसेस के अंदर लिखी जाती है, आपको मालूम है, मैंने आपको बताया था। अब क्रेडिट सेल्स जो है, बिकॉज ये ट्रांजैक्शन ब्रांच और ब्रांच कस्टमर के बीच में है, इसलिए ये ब्रांच अकाउंट में नहीं आती है। क्रेडिट सेल्स हम सिर्फ और सिर्फ ब्रांच डेटर्स अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड भी ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट में लिखेंगे। फिर एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस है, तो हम ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में टू कैश लिख देंगे। आप अलग अलग भी दिखा सकते हो, रेंट, सैलरी, स्टेशनरी, टोटल खर्चा 3,900। फिर कह रहा है पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच मैनेजर। अब ब्रांच मैनेजर ने जो पेटी कैश पे करा, तो जो पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस था कैश इन हैंड 400, उसमें से आप माइनस कर करके क्लोजिंग बैलेंस दिखा देंगे। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरह फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। जो फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस था उसमें 10% डेप्रिसिएशन माइनस करके क्लोजिंग बैलेंस लिखा देंगे। और क्लोजिंग स्टॉक आप ब्रांच अकाउंट में पहले तो क्रेडिट में लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस, और इसकी लोडिंग लिखना मत भूलना। लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक, लोडिंग की जगह कई लोग वर्ड स्टॉक रिजर्व भी यूज करते हैं, आप भी स्टॉक रिजर्व यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप आराम से फिर ये ब्रांच अकाउंट बना सकते हो। इज इट क्लियर टू यू?
अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डेटर्स अकाउंट को बैलेंस करके तुम्हारे पास क्लोजिंग बैलेंस आएगा, तो उसको आपने ब्रांच अकाउंट में लिखना भूलना नहीं है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल याद आ गया। अच्छा जी, उसके बाद फिर तुम्हें याद होगा कि हम स्टॉक एंड डेटर सिस्टम इसके अंदर करा करते थे। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम मैंने बताया था कि स्टॉक एंड डेटर सिस्टम जो है ये भी डिपेंडेंट ब्रांचेस का एक पार्ट है। नंबर 1, ये डेटर सिस्टम से थोड़ा सा बड़ा सिस्टम है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। ये उससे वाइड सिस्टम भी है और बेटर भी है। बड़ा सिस्टम इसलिए क्योंकि हम इसमें कहीं ज़्यादा अकाउंट बनाते हैं। तुम्हें याद होगा कि हम इसमें एक तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाते हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। इजंट इट और नॉट? याद है कि नहीं? ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, फिर ब्रांच पीएनएल अकाउंट, ब्रांच पीएनएल अकाउंट, और उसके अलावा ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ये अकाउंट तो हम बनाते ही बनाते हैं। उसके अलावा ज़रूरत पड़ी तो कोई और अकाउंट भी बना सकते हैं, जैसे किसी एसेट का अकाउंट। इज इट क्लियर टू यू? ये 4 अकाउंट इसमें बनाए जाते हैं। इसमें कोई कॉमन अकाउंट नहीं होता, एक तो मैंने तुम्हें ये बताया था। ये पहले से बड़ा सिस्टम है, आप देख ही रहे हो, नंबर 1। और ये पहले से बेहतर सिस्टम इसलिए है क्योंकि हम इसमें ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट अलग अलग निकाल सकते हैं, जबकि डेटर सिस्टम में हम नहीं निकाल सकते। हम उसमें सिर्फ नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। नंबर 2, मैंने ये भी बताया था कि इस सिस्टम में हम स्टॉक पे बेहतर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। उसका सीधा सा कारण ये है कि हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट अलग से बनाते हैं। जब मैंने ये सिस्टम आपको बताया था शुरुआत में, जब मैंने इसके बारे में चर्चा करी थी, तो मैंने आपको 2-3 चीज़ें इसके बारे में ये बताई थी कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट हमेशा इनवॉइस प्राइस पर बनता है, अगर आपको याद हो तो। इज इट क्लियर टू यू? मैंने तुम्हें ये भी बताया था इसमें हम गुड्स से रिलेटेड चीज़ें लिखते हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, गुड्स सेंड टू ब्रांच है, ये तो हम लिखते हैं। एक बड़ी चीज़, इसमें हम दोनों तरह की सेल्स लिखते हैं, कैश सेल्स भी और क्रेडिट सेल्स भी। मैंने उसका कारण भी बताया था, क्योंकि जब तक मैं टोटल सेल्स नहीं लिखूंगा मुझे क्लोजिंग स्टॉक का पता नहीं लगेगा। इज इट क्लियर टू यू? तो इसमें हम दोनों तरह की सेल्स लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक तो लिखते हैं, गुड्स सेंड टू ब्रांच लिखते हैं। उसके अलावा मैंने बताया कैश और क्रेडिट सेल्स भी लिखते हैं। फिर मैंने ये भी बताया था अगर कुछ गुड्स ट्रांजिट में हैं तो वो मैं क्रेडिट में लिखूंगा, कुछ गुड्स रिटर्न हो गए हैं वो भी क्रेडिट में लिखूंगा, कुछ गुड्स हमारी ब्रांच ने किसी दूसरी ब्रांच को ट्रांसफर करे हैं तो वो भी मैं क्रेडिट में लिखूंगा। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में बेसिकली ये चीज़ें आती हैं। मैंने ये बताया था ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या क्या आता है। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में लोडिंग आती है। जो ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग होगी वो तुम यहाँ पर लिखोगे। सॉरी, जो ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग है उसको तुमने यहाँ पर लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग तुम यहाँ पर लिखोगे। अगर क्वेश्चन में गुड्स इन ट्रांजिट है उसकी लोडिंग लिखोगे, गुड्स ट्रांसफर्ड है उसकी लोडिंग हमेशा ऑपोजिट साइड में आएगी, उसकी लोडिंग भी आप लिखेंगे। ये चीज़ें इसमें लिखते हैं। मैंने ये भी बताया था कि इसमें बेसिकली हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है, अगर आपको ये याद हो तो। उसके अलावा ब्रांच पीएनएल अकाउंट, ब्रांच पीएनएल अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि जितने भी खर्चे हैं वो तो हम लिखते ही लिखते हैं। उसके अलावा कोई बैड डेट्स है, कोई डिस्काउंट है, करेक्ट, ये सारी चीज़ें भी हम ब्रांच पीएनएल अकाउंट में लिखते हैं। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आता है वो तो हम यहाँ लिखेंगे। अगर कभी क्वेश्चन में कोई इंश्योरेंस क्लेम वगैरह है, यानी कि कोई भी ऐसी इनकम जो बिजनेस के प्रोडक्ट को बेचने के बगैर हुई है, तो वो हम ब्रांच पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं और इससे हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। ब्रांच डेटर उसी तरह से बनेगा जैसे कि हम बनाते चले आ रहे थे। अब इस सिस्टम में आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जो मैंने बताया था, 2-3 पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो सेल्स रिटर्न का। तुमने देखा डेटर सिस्टम में सेल्स रिटर्न सिर्फ डेटर सिस्टम में आता है, तो सेल्स रिटर्न सिर्फ डेटर अकाउंट में आता है, ब्रांच डेटर्स में। इसमें तुम सेल्स रिटर्न तो यहां लिखोगे। एक्चुअली सेल्स रिटर्न हमेशा क्रेडिट सेल्स के ऑपोजिट में लिखे जाते हैं। तुम्हें मालूम है ब्रांच डेटर्स में हम क्रेडिट सेल्स डेबिट में लिखते हैं, तो सेल्स रिटर्न क्रेडिट में लिखनी लाजमी है। अब इस सिस्टम में बिकॉज हम क्रेडिट सेल्स क्रेडिट में भी लिखते हैं, मैंने अभी बताया ब्रांच स्टॉक अकाउंट में हम कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों लिखते हैं, तो यही वजह है कि सेल्स रिटर्न ब्रांच स्टॉक अकाउंट की डेबिट में भी आता है। इज इट क्लियर टू यू? एक तो इस पॉइंट का ध्यान रखना है। मैंने कहा कि इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक तो ये पॉइंट है सेल्स रिटर्न का। दूसरा पॉइंट का तुम्हें क्या ख्याल करना है, जो मैंने बताया था वो मैंने बताया था एबनॉर्मल लॉस का। अगर तुम्हें क्वेश्चन में कोई एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है तो मैंने बताया था कि एबनॉर्मल लॉस की जो लोडिंग है वो तो तुम ब्रांच स्टॉक अकाउंट की डेबिट में लिखोगे और एबनॉर्मल लॉस एट कॉस्ट प्राइस पर तुमने यहाँ लिखना है। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस की जो लोडिंग है मैंने बताया था वो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में आएगी और एबनॉर्मल लॉस एट कॉस्ट जो है पीएनएल अकाउंट में आएगा। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि अगर क्वेश्चन में कोई नॉर्मल लॉस हो
तो वो पूरा का पूरा पहले तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट की क्रेडिट में लिखेंगे और नॉर्मल लॉस पूरा का पूरा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे। ये भी मैंने तुम्हें बताया था। यानी कि अगर क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस है तो नॉर्मल लॉस पूरा का पूरा जो है वो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में लिखा जाएगा, उसकी कोई लोडिंग वगैरह नहीं करी जाती है। इज इट क्लियर टू यू? ये मैंने तुम्हें बताया था। दूसरा, उसके अलावा मैंने जो सबसे मेन पॉइंट तुम्हें ब्रांच स्टॉक अकाउंट के बारे में बताया था, जब हम इसको टैली करते हैं तो मैंने कहा अगर बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आ रही है यानी कि क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड है। अगर क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रही है तो आपको याद होगा मैंने ये बताया था, अगर ब्रांच स्टॉक अकाउंट की क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रही है तो हमेशा पहली प्रेफरेंस क्लोजिंग स्टॉक को देनी है। लेकिन 99% क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता है, इसीलिए आप फिर दूसरी प्रेफरेंस उसको डेफिशिएंसी के रूप में मानते हैं। और डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट और एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम होता है। डेफिशिएंसी की लोडिंग आप ब्रांच स्टॉक अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे और डेफिशिएंसी एट कॉस्ट पीएनएल अकाउंट में लिखेंगे। इज इट क्लियर टू यू? अगर ब्रांच स्टॉक अकाउंट की डेबिट साइड को हम टैली कर रहे हैं, डेबिट साइड में पहली प्रेफरेंस आपको ओपनिंग स्टॉक को देनी है। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रही है यानी कि क्रेडिट साइड बड़ी है तो पहली प्रेफरेंस ओपनिंग स्टॉक को देंगे, लेकिन ओपनिंग स्टॉक मोस्टली हमें गिवन होता है। फिर मैंने कहा था दूसरी प्रेफरेंस गुड्स सेंड टू ब्रांच को देंगे, लेकिन गुड्स सेंड टू ब्रांच भी क्वेश्चन में अधिकतर गिवन होता है। तो फिर तीसरी प्रेफरेंस सरप्लस को दी जाएगी। अब जहां तक सरप्लस का ट्रीटमेंट है, मैंने ये भी बताया था, अगर सरप्लस बैलेंसिंग फिगर आ रही है तो हम उसको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में लिखते हैं और उसकी कोई लोडिंग नहीं होती। पूरा अमाउंट वो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाता है। ऐसा बहुत रेयरली हो सकता है, लेकिन हो सकता है। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक मोस्टली दिया होता है, इसलिए बैलेंसिंग फिगर में ओपनिंग स्टॉक नहीं मानूंगा। गुड्स सेंड टू ब्रांच भी दिया होता है, मैं उसको भी नहीं मानूंगा। हो सकता है मैं सरप्लस भी ना मानूं अगर क्वेश्चन में शॉर्टेज पहले से ही लिखी है। देखो, डेफिशिएंसी या शॉर्टेज एक ही चीज है। कई बार क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन हमने करा था उसमें शॉर्टेज भी गिवन थी, तो इसलिए अगर क्वेश्चन में शॉर्टेज भी गिवन है तब आप इसको सरप्लस नहीं मान सकते, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में शॉर्टेज यानी कि डेफिशिएंसी और सरप्लस नहीं हो सकता। उस क्वेश्चन में फिर आपको सेल्स रिटर्न ही मानना पड़ेगा, और सेल्स रिटर्न जो है वो ब्रांच डेटर्स अकाउंट में लिखना भूलना नहीं है। तो ये कुछ चीजें मैंने इसके बारे में आपको बताई थी, ब्रांच स्टॉक अकाउंट के बारे में। ये आपको स्टॉक एंड डेटा सिस्टम के बारे में ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? यहां तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब थोड़ा सा मैं यहां पर बता दूं, देखिए जी, ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट है। मैंने बताया था ओपनिंग स्टॉक यहां लिखेंगे और ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग में ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में लिखूंगा लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक। इसी तरह से गुड्स सेंड टू ब्रांच मुझे दिए हैं, वो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में लिखूंगा, उसकी लोडिंग में ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट में लिखूंगा। फिर क्वेश्चन में कैश सेल्स दी हुई हैं और क्रेडिट सेल्स दी है। कैश सेल्स तो यहीं पर आएंगे, क्रेडिट सेल्स तुम यहां पर लिखोगे और डेटर्स अकाउंट में भी लिखोगे। गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न, अगर मैंने ब्रांच को कुछ गुड्स भेजे और ब्रांच ने रिटर्न कर दिए, मैं क्रेडिट में लिखूंगा और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में उसकी लोडिंग लिखूंगा। एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया, पहले तो मैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट में लिखूंगा और उसके अलावा उसकी जो लोडिंग है ब्रांच स्टॉक अकाउंट में लिखूंगा, ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखूंगा। और एबनॉर्मल लॉस एट कॉस्ट, अगर सपोज 10,000 का एबनॉर्मल लॉस है तो मैं 10,000 यहाँ लिखूंगा। उसका लोडिंग लेटर से 2,000 है तो मैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट में 2,000 लिखूंगा। अब जो डिफरेंस हो गया 10 और 2 का, इसका मतलब वो एबनॉर्मल लॉस एट कॉस्ट है, उसको मैं पीएनएल में लिखूंगा। फिर मैंने बताया था नॉर्मल लॉस एक बार यहाँ लिखेंगे और ये पूरा का पूरा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट में आएगा। गुड्स इन ट्रांजिट हम यहाँ लिखेंगे, इसकी लोडिंग हम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में लिखेंगे। मैंने ये भी बताया था गुड्स ट्रांसफर्ड बाय दिस ब्रांच टू सम अदर ब्रांच। कभी कभी क्या होता है, जो गुड्स ट्रांसफर्ड होते हैं, करेक्ट, हमारी ब्रांच ने किसी दूसरी ब्रांच को गुड्स ट्रांसफर कर दिए तो वो हम क्रेडिट में लिखेंगे और हम डेबिट में उसकी लोडिंग करेंगे। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि किसी दूसरी ब्रांच ने गुड्स हमें ट्रांसफर करे, तो उस केस में गुड्स ट्रांसफर्ड में डेबिट में लिखूंगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट की और उसकी लोडिंग में क्रेडिट में लिखूंगा। एक बड़ा पॉइंट अगर क्वेश्चन में कभी लिखा हो अलाउंसेस ऑफ सेलिंग प्राइस, देखो अगर सिर्फ ऐसे लिखा है क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना, अलाउंसेस ऑफ सेलिंग प्राइस लिखा है तो ये एक तरीके का नॉर्मल लॉस होता है, इसलिए हम इसको एक बार यहां लिखेंगे और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है अलाउंसेस टू कस्टमर, अगर क्वेश्चन में लिखा है अलाउंसेस टू कस्टमर, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट में लिखूंगा।
इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अगर अलाउंसेस टू कस्टमर है तो उस केस में उसको डिस्काउंट की तरह ट्रीट करा जाएगा। फिर मैंने बताया था डेफिशिएंसी। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं है और इस तरह बैलेंसिंग फिगर आएगी तो मैं क्लोजिंग स्टॉक लूंगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता है और क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग आपको मालूम है मुझे करनी पड़ेगी। अगर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो मैं डेफिशिएंसी बैलेंसिंग फिगर मानूंगा और डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट एबनॉर्मल लॉस की तरह होगा। जो लोडिंग होगी मैं उसको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट में लिखूंगा और जो कॉस्ट होगी डेफिशिएंसी की उसको मैं पीएनएल अकाउंट में लिखूंगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? डेबिट साइड में मैंने कहा कि वैसे तो अगर फिगर इस तरफ बैलेंसिंग फिगर आ रही है, पहली प्रेफरेंस ओपनिंग स्टॉक को देनी होती है, ओपनिंग स्टॉक गिवन होता है, दूसरी प्रेफरेंस गुड्स सेंड टू ब्रांच को देते हैं, तीसरी प्रेफरेंस सरप्लस को देते हैं और सरप्लस ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट में लिखते हैं। उसको हम स्प्लिट नहीं करते हैं, उसकी कोई लोडिंग वगैरह नहीं निकालते। सेल्स रिटर्न मैंने बताया था ब्रांच डेटर्स में तो आएंगे, उसके अलावा यहाँ पर भी आएंगे। ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है जिसके बारे में बता चुका हूँ, जिसमें तुम लोडिंग लिखोगे, लोडिंग ऑन गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट रिटर्न, क्योंकि वो तुमने क्रेडिट में लिखा हुआ है। डेबिट साइड में जो लोडिंग आ सकती हैं, जो गुड्स इन ट्रांजिट हैं वो तुमने ब्रांच स्टॉक की क्रेडिट में लिखी है, उसकी लोडिंग यहाँ पर आएगी। क्लोजिंग स्टॉक की, गुड्स ट्रांसफर्ड की, इवन एबनॉर्मल लॉसेस की लोडिंग यहाँ पर आप लिखोगे। मैंने बताया था नॉर्मल लॉस यहाँ मैं पूरा का पूरा डेबिट कर दूंगा। अलाउंसेस टू कस्टमर, अलाउंसेस ऑफ सेलिंग प्राइस, सॉरी, ये नॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट करा जाता है, इसलिए ये भी यहाँ पर लिखा जाता है। वैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक वेजेस, कैरेज, फ्रेट। जब तक क्वेश्चन में किसी खर्चे के आगे डायरेक्ट ना लिखा हो तब तक यहाँ नहीं लिखना चाहिए। चाहे क्वेश्चन में सिर्फ वेजेस लिखा है तो वो डायरेक्ट नहीं मानना है, जब तक क्योंकि ब्रांच अकाउंट एक स्पेशल अकाउंटिंग होती है। अगर क्वेश्चन में किसी पर्टिकुलर खर्चे के आगे डायरेक्ट लिखा है तो तभी यहाँ लिखना, अदरवाइज मत लिखना। इज इट क्लियर टू यू? अदरवाइज सीधा पीएनएल में लिखेंगे। उसके अलावा क्रेडिट साइड में मैंने बताया कि लोडिंग ओपनिंग स्टॉक की होगी, जो गुड्स हमने भेजे उसकी लोडिंग होगी, और मैंने लिखा है सरप्लस फुल अमाउंट। तो उसके बाद फिर तुम्हारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। इज इट क्लियर टू यू? फिर ब्रांच डेटर्स में मैंने बताया था वैसे ही बनाएंगे जैसे हम बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस हम लिखते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स लिखते हैं, कोई बैड डेट्स होगा, कोई डिस्काउंट होगा, तो ये दोनों डेटर्स में तो लिखेंगे और पीएनएल में भी लिखेंगे। उसके अलावा सेल्स रिटर्न जो होते हैं वो हम यहाँ पर तो लिखते ही हैं, उसके अलावा स्टॉक अकाउंट में भी लिखते हैं। और क्रेडिट सेल्स आपको मालूम है ब्रांच स्टॉक में भी आएंगी, यहाँ पर भी आएंगी। हालांकि इस सिस्टम में बिकॉज कोई कॉमन अकाउंट नहीं होता, इसलिए जो ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस होता है डेटर्स का, ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे डेटर सिस्टम है तो ब्रांच अकाउंट में आता है, तो इसमें तो कोई कॉमन अकाउंट है नहीं, तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस और कहीं नहीं आएगा। इस सिस्टम में ब्रांच डेटर्स अकाउंट की इंपॉर्टेंस सिर्फ तब है जब क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स गिवन नहीं है, क्योंकि क्रेडिट सेल्स उस केस में आपको निकालनी पड़ेंगी ब्रांच डेटर्स को टैली करके, और क्रेडिट सेल्स को आप ब्रांच स्टॉक अकाउंट में लिखेंगे। फिर ये मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है ब्रांच पीएनएल अकाउंट का, जिसमें कि ग्रॉस प्रॉफिट, इंश्योरेंस क्लेम मैंने यहाँ लिखा है, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, एबनॉर्मल लॉस एट कॉस्ट, फिर बाकी जितने भी खर्चे हैं, रेंट है, सैलरी है, एडवर्टाइजिंग है, प्रमोशनल खर्चे, इंश्योरेंस है, और उसके बाद नेट प्रॉफिट। इज इट क्लियर टू यू? जो बातें मैंने अभी ऊपर बताई वो सब मैंने यहाँ पर भी आपके सब ट्रीटमेंट के बारे में लिखा भी हुआ है। जल्दी से पास्ट एग्जामिनेशन का मैं एक क्वेश्चन भी तुम्हें यहाँ पर करा दूं। कह रहा है गोल्डन ट्रेडर्स लिमिटेड सेंड्स गुड्स टू सिटी एक्स एट ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। बताओ जरा जल्दी से, आप कंप्यूट करके बताओ। एग्जाम आपने देने, मैंने थोड़ी देने हैं। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, कॉस्ट प्लस मार्जिन लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? जरूर लिखेंगे, कहीं रफ में पहले आप इसको कंप्यूट कर लें। कॉस्ट प्लस मार्जिन, पहले तो इक्वेशन लिखें, इक्वेशन हमेशा ही ये होगी। अब ध्यान से देखें कि रेट किस पर गिवन है, कॉस्ट पर रेट गिवन है, तो कॉस्ट को 100 मानेंगे, मार्जिन को 25 लिखेंगे, और इनवॉइस प्राइस का आएगा 125 लिख दिया जाएगा। अब मैं 25/125 पहले तो ये काम करूंगा, इसका मतलब है रेट ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस, करेक्ट। लेकिन मैंने कहा कि आपको रेट ऑफ लोडिंग ऑन कॉस्ट भी कंप्यूट करके रख लेना चाहिए, कभी कभी इसकी भी जरूरत पड़ जाती है। तो रेट ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस एंड रेट ऑफ लोडिंग ऑन कॉस्ट तुमने दोनों कंप्यूट करके रख लिए। अब ये वो आइटम है, इसका ध्यान लें, ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच एट कॉस्ट टू ब्रांच। क्या कह रहा है? ओपनिंग स्टॉक जो है, पहले तो उसने कहा ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच एट कॉस्ट टू ब्रांच, तो इसका मतलब ये आइटम इनवॉइस प्राइस पर ही गिवन है। तो आप इसको पहले तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा है बैलेंस ब्रॉट डाउन, और उसके बाद इसकी लोडिंग भी आप लिखेंगे, लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में।
तो 1/5 का ही मैंने रेट लगाया, क्योंकि ये आइटम जो है इनवॉइस प्राइस पर है। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरह से फिर लिखा है गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, ये तो लिखा ही हुआ है इनवॉइस प्राइस पे। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच, एक तो हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे और इसकी लोडिंग जो है आप यहां पर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट में भी लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है लॉस इन ट्रांजिट। एक तो ये लॉस के बारे में उसने लिखा, लॉस इन ट्रांजिट एक गुड्स पिल्फर्ड के बारे में लिखा है। क्योंकि इन दोनों के आगे नॉर्मल लॉस नहीं लिखा हुआ है तो मैं इसको एबनॉर्मल लॉस मान करके चलूंगा। इज इट क्लियर टू यू? तो एबनॉर्मल लॉस मैंने पहले तो अभी बताया, जो भी एबनॉर्मल लॉस होते हैं पहले तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट की क्रेडिट में लिखे जाते हैं। एबनॉर्मल लॉस उन दोनों को मिला करके मैंने यहाँ लिख दिया 26,000। फिर मैंने बताया एबनॉर्मल लॉस की लोडिंग जो है आप यहाँ पर लिखेंगे, करेक्ट। और एबनॉर्मल लॉस एट कॉस्ट प्राइस पर आप ब्रांच P&L अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? उसके बाद क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस भी दिया हुआ है 3,000। नॉर्मल लॉस ब्रांच स्टॉक अकाउंट की क्रेडिट साइड में एक तो आएगा, इसकी कोई लोडिंग नहीं करते और ये पूरा का पूरा लॉस जो है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाता है। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा तुम्हें क्वेश्चन में एक सेल्स लिखा हुआ है। वैसे तो मैंने कई बार बताया कि सेल्स के आगे पीछे कुछ ना लिखा हो तो हमेशा उसको क्रेडिट सेल्स मानते हैं, ये मैंने कहा है। लेकिन मैंने ये भी कहा है कि अगर क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स नहीं होते हैं तो उस केस में सेल्स जो होंगी वो क्रेडिट सेल्स कैश सेल्स मानी जाती हैं। तो बेसिकली ये कैश सेल्स है, खैर कैश सेल्स हो या क्रेडिट सेल्स हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने दोनों तरह की सेल्स को ब्रांच स्टॉक अकाउंट में लिखना होता है। वैसे ये कैश सेल्स है 2,20,000, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स क्वेश्चन में नहीं है, तो जो सेल्स हैं वो यहीं पर आएंगी। उसके अलावा फिर एक्सपेंसेस 35,000 के हैं तो एक्सपेंसेस P&L अकाउंट में आप लिख देंगे। ये P&L अकाउंट में आपने एक्सपेंसेस लिख दिए 35,000 के। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच एट कॉस्ट टू ब्रांच। एट कॉस्ट टू ब्रांच का मतलब इनवॉइस प्राइस होता है, तो ये इनवॉइस प्राइस पर है। तो क्लोजिंग स्टॉक 80,500 पहले तो यहाँ लिखेंगे और उसकी जो लोडिंग है वो तुमने ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट में लिख दी। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद कह रहा है रिकवर्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट लॉस इन ट्रांजिट। तो इंश्योरेंस कंपनी से जो रिकवरी हुई वो मैं ब्रांच P&L अकाउंट के क्रेडिट में लिखूंगा। अब मैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट को टैली करूंगा। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर जो आ रही है, एक्चुअली क्रेडिट साइड बड़ी है, इस केस में इधर की तरफ बैलेंसिंग फिगर आ रही है। तरीका तो ये है कि पहली प्रेफरेंस ओपनिंग स्टॉक को देंगे, लेकिन ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है। दूसरी प्रेफरेंस गुड्स सेंड टू ब्रांच को देंगे, वो भी गिवन है। तो इसलिए जो बैलेंसिंग फिगर है उसको सरप्लस माना जाएगा और सरप्लस जो है उसको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट में लिखा जाता है, उसकी लोडिंग वगैरह नहीं करी जाती। अब मैं इसको टैली करूंगा तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में यहां पर लिखूंगा। इज इट क्लियर टू यू? और ग्रॉस प्रॉफिट में से ये 1,27,957 लिखा हुआ है। एनीवे, जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट है उसको छोड़ो। पॉइंट यहां पर यह है कि फिर उसके बाद आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। बेसिकली देखा यह गया, अगर हम पिछले 4-5 साल के अटेम्प्ट के पेपर्स को देखें तो स्टॉक एंड डेटर सिस्टम और डेटर सिस्टम से ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, करेक्ट। तो इन पहले दोनों मेथड पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस करना है। ज़्यादा क्या, मैं तो कहूँगा कंप्लीट इस पे करें। और उसके अलावा फिर ये अगला सेक्शन है होलसेल ब्रांच अकाउंट का। होलसेल ब्रांच अकाउंट के सिस्टम में मैंने आपको क्या बताया था, कैसे पहचानेंगे कि क्वेश्चन होलसेल ब्रांच का है। मैंने ये बताया था कि होलसेल ब्रांच के सिस्टम में क्या होता है, जो मेन पॉइंट मैंने आपको बताया था कि इसमें हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजता है। हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजता है। मान लेते हैं कि हेड ऑफिस के लिए कॉस्ट 100 रुपीज़ की है और उन्होंने ब्रांच को गुड्स जो भेजे कॉस्ट प्लस 80%, लेट अस से 180 की प्राइस पर गुड्स भेजे। मैंने ये भी कहा था कि इसको इनवॉइस प्राइस भी कह सकते हो, लेकिन मैंने कहा वैसे हम इसको होलसेल प्राइस बोल देते हैं। तो हमने ब्रांच को 180 के हिसाब से गुड्स भेजे, लेकिन हेड ऑफिस ने ब्रांच को ये कहा कि जब आप कस्टमर को सामान बेचेंगे, हेड ऑफिस ने कस्टमर को ये कहा, ब्रांच को ये कहा कि जब आप कस्टमर को सामान बेचेंगे तो आप जो सामान बेचेंगे वो 200 के हिसाब से बेचेंगे, जिसको हम लिस्ट प्राइस कहते हैं। भेज तो हम रहे हैं 180 के हिसाब से, लेकिन ब्रांच को ये कहा जा रहा है कि आप कस्टमर को सामान बेचेंगे 200 के हिसाब से। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने ये बताया था कि हेड ऑफिस भी कस्टमर को सामान बेचता है। जब हेड ऑफिस भी कस्टमर को डायरेक्टली सामान बेचता है तो ये होलसेल ब्रांच का केस माना जाता है।
तो होलसेल ब्रांच में सिंपल वर्ड्स में हेड ऑफिस ब्रांच को तो गुड्स भेजता ही भेजता है और उसके अलावा कस्टमर को भी सामान बेचता है। एक बड़ा पॉइंट मैंने ये बताया था कि जो हेड ऑफिस है वो कस्टमर को सामान होलसेल प्राइस यानी कि इनवॉइस प्राइस पर भी बेच सकता है। इस केस में होलसेल प्राइस या इनवॉइस प्राइस 180 है, और या फिर वो लिस्ट प्राइस पर भी बेच सकता है। यानी कि हेड ऑफिस कस्टमर को सामान, देखो ब्रांच तो कस्टमर को सामान लिस्ट प्राइस पर ही बेचेगी क्योंकि उससे कम पर बेचेगी तो ब्रांच को नुकसान होगा। तो पॉइंट यहां पर यह है कि ब्रांच तो कस्टमर को लिस्ट प्राइस पर ही बेचेगी, लेकिन हेड ऑफिस कस्टमर को लिस्ट प्राइस पर भी बेच सकता है और होलसेल प्राइस पर। मैंने यह भी बताया था अगर क्वेश्चन साइलेंट है, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन साइलेंट रहता है कि हेड ऑफिस किस प्राइस पर कस्टमर को बेच रहे हैं, अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप हमेशा मानेंगे कि होलसेल प्राइस पर सामान बेचा जा रहा है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब इसमें हमें क्या करना होता था जल्दी से मैं तुम्हें बता दूं, एक क्वेश्चन तुम्हें करा करके, ताकि क्वेश्चन तो खैर क्या कराने की जरूरत है, मैं तुम्हें डायरेक्टली ऐसे ही बता देता हूं। देखें जी, यहां पर मैंने कुछ ये रेट्स वगैरह लिखे हुए हैं, ये वही रेट हैं जो मैंने अभी तुम्हें बताए। देखें, चलो मैं तुम्हें यहां और अच्छी तरह से एक बार बता देता हूं, वैसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सपोज 100 रुपये जो है कॉस्ट प्राइस है, तो होलसेल प्राइस इस केस में जो मैंने एग्जांपल लिया 180 हो जाएगी, जिसको तुम इनवॉइस प्राइस भी कह सकते हो, इसको तुम इनवॉइस प्राइस भी कह सकते हो, और लिस्ट प्राइस तुम्हारी इस केस में 200 की है। अब मैंने तुम्हें याद है ये बताया था कि कॉस्ट प्राइस और होलसेल प्राइस के बीच में फासला कितना है, 80 का फासला है। तो 80/180, क्योंकि 80 जो है मार्जिन है और डिनोमिनेटर में मैंने 180 लिखा, तो पहले तो हम इसको बोलेंगे ये रेट ऑफ लोडिंग जो है ऑन होलसेल प्राइस है, क्योंकि डिनोमिनेटर में होलसेल प्राइस है। इसको मैं थोड़ा और छोटा कर लूं तो ये 4/9 आ जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस। मैंने कई बार ये बताया हुआ है इस रेट का क्या मतलब है। इस रेट का मतलब है बिकॉज ये रेट जो है इनवॉइस प्राइस पर या होलसेल प्राइस पर है, तो ये किसी ऐसे आइटम पर ही लग सकता है जो होलसेल प्राइस पर हो या इनवॉइस प्राइस पर हो। यानी कि अगर कोई आइटम होलसेल प्राइस यानी कि इनवॉइस प्राइस पर है, तब मैं ये रेट लगाऊंगा तो वो आइटम क्या होगा कि कॉस्ट प्राइस पर आ जाएगा। ये इसका मतलब होता है। इसी तरह से अगर मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखूं तो वो डिफरेंस 20 आएगा, और 20 डिवाइडेड बाई 200 मैं कर दूं तो मैं बिकॉज डिनोमिनेटर में क्या है, लिस्ट प्राइस है, इसको मैं बोलूंगा रेट ऑफ लोडिंग ऑन लिस्ट प्राइस। रेट ऑफ लोडिंग ऑन लिस्ट प्राइस, डिनोमिनेटर में लिस्ट प्राइस है, यानी कि रेट हो गया 1/10। तो ये रेट जो है किसी लिस्ट प्राइस पर ही लग सकता है, कोई आइटम जो लिस्ट प्राइस पर है। अगर लिस्ट प्राइस पर लगेगा तो बिकॉज ये हमने डिफरेंस किसका लिया है, होलसेल प्राइस और लिस्ट प्राइस का, तो वो आइटम उतर करके होलसेल प्राइस पर या इनवॉइस प्राइस पर आ जाएगा। फिर मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में एक और रेट बन सकता है। 100 और 200 के बीच का फासला कितना हो गया, 100 हो गया। 100 डिवाइडेड बाई 200 कर दें, बिकॉज डिनोमिनेटर में लिस्ट प्राइस है, तो ये 1/2 का जो रेट है ये भी लिस्ट प्राइस पर है। दिस इज ऑल्सो रेट ऑफ लोडिंग ऑन लिस्ट प्राइस। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जब मैं ये रेट किसी लिस्ट प्राइस वाले आइटम पे लगाऊंगा, बिकॉज हमने डिफरेंस लिस्ट प्राइस और कॉस्ट का लिया है, तो वो आइटम उतर करके कॉस्ट प्राइस पर आ जाएगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो पहले तो रेट्स की कैलकुलेशंस बहुत अच्छी तरह से आपको आनी चाहिए। फिर इस ऐसे क्वेश्चंस में हमें करना क्या होता है, मैं क्विक फायर आपको जल्दी से बता दूं। अकाउंटिंग हेड ऑफिस की बुक्स में ही होगी। हेड ऑफिस अपनी बुक्स में एक तो अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा। हेड ऑफिस अपना, यानी कि हेड ऑफिस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट मुझे बनाना पड़ेगा। हेड ऑफिस के कॉलम में कोई भी आइटम जो गुड्स से रिलेटेड होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेड ऑफिस के कॉलम में कोई भी आइटम, हेड ऑफिस के कॉलम में, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन में तुम्हें हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस दोनों के कॉलम मिलेंगे, तो हेड ऑफिस के कॉलम में कोई भी आइटम जो होता है वो कॉस्ट पर माना जाता है अगर उसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा है। जबकि ब्रांच के कॉलम में कोई भी आइटम अगर उसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा होता है तो इनवॉइस प्राइस पर माना जाता है। तो पहले तो तुम क्या करोगे, हेड ऑफिस के कॉलम को देखोगे। हेड ऑफिस के कॉलम में जो ओपनिंग स्टॉक होगा उसको लिखेंगे। हेड ऑफिस ने जो खुद परचेजेस करी हैं वो भी आप लिख दोगे।
तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा कि हेड ऑफिस ने इस साल ब्रांच को इतने इतने का सामान इस प्राइस पर बेचा। मान लेते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को 90,000 की होलसेल प्राइस पर सामान भेजा। तो गुड्स सेंट टू ब्रांच एट होलसेल प्राइस। अब बड़ा पॉइंट क्या है कि मैंने यहां पर गुड्स सेंट टू ब्रांच एट होलसेल प्राइस लिखा है, एट होलसेल प्राइस लिखा है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बताया था जब होलसेल ब्रांच का मैंने टॉपिक कराया था, और बड़े डीपली मैंने आपको कराया हुआ है। ब्रांच अकाउंट में हमने 100 से 120 क्वेश्चंस करे हैं, आपको याद होगा। तो मैंने ये बताया था कि जो हेड ऑफिस की बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है ना, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर बनता है। ये दोनों आइटम तो कॉस्ट प्राइस पर ही है, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस। ये गुड्स सेंट टू ब्रांच मैंने होलसेल प्राइस पर लिखा है, कोई बात नहीं। एक्चुअली जब हेड ऑफिस ब्रांच को सामान भेजता है तो हम ये मान करके चलते हैं कि हेड ऑफिस ये सोचता है ये सामान बिक ही जाएगा, तो इसलिए हम इसको पूरा का पूरा अमाउंट यहां लिख देते हैं। अभी हम इसकी लोडिंग वोडिंग कुछ नहीं निकालते, नंबर 1। उसके बाद हेड ऑफिस ने जो सेल करी है उसको भी मैं लिखूंगा, सेल्स। यहां सेल्स का मतलब है हेड ऑफिस के द्वारा करी गई सेल्स। मान लेते हैं कि हेड ऑफिस जो है होलसेल प्राइस पर सामान बेच रहा है। वैसे तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा, कुछ नहीं दिया होगा तो तब भी आप मान के चलेंगे कि होलसेल प्राइस पर हेड ऑफिस बेच रहा है। देखो ये तो सामान बिक ही गया, तो इसकी तो लोडिंग होने का वैसे ही मतलब नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक एक तो फाइंड करना पड़ता है, तुम्हें याद होगा मैंने ये बताया था। अब क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी वर्किंग में कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विद हेड ऑफिस। मैंने बताया था हेड ऑफिस के पास जो ओपनिंग स्टॉक है पहले आप उसको लिखेंगे, हेड ऑफिस ने जो सामान परचेज करा फिर आप उसको लिखेंगे। इससे आपको यह पता लग जाएगा कि हेड ऑफिस के पास टोटल कितनी कॉस्ट प्राइस के गुड्स अवेलेबल है। करेक्ट, तो टोटल हेड ऑफिस के पास इतनी कॉस्ट प्राइस के गुड्स अवेलेबल है। अब आप पहले तो लिखो लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच। हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो गुड्स भेजे हैं वो होलसेल प्राइस पर भेजे हैं। अब मुझे उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है, तो कई बार आपको कंफ्यूजन हो सकती है कौन सा रेट अप्लाई करना है। हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान होलसेल प्राइस पर भेजा है और आपको कॉस्ट फाइंड करनी है, तो इन दोनों का डिफरेंस 80/180 यानी कि 4/9 का रेट आप अप्लाई करेंगे। तो मार्जिन 4/9 आप अप्लाई करेंगे तो आपको यह पता लग जाएगा कि जो सामान ये होलसेल प्राइस पर हमने भेजा है उसके अंदर इतना मार्जिन है। मार्जिन को माइनस करके आपको पता लग जाएगा कि उसकी कॉस्ट प्राइस इतनी है, यानी कि जो सामान हमने हेड ऑफिस को भेजा उसकी कॉस्ट प्राइस इतनी है, ये आपको पता लग गया। उसके अलावा आप एक और चीज फाइंड करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब जो हेड ऑफिस ने सामान बेचा है वो भी तो होलसेल प्राइस पर बेचा है, तो उसकी भी कॉस्ट मुझे फाइंड करनी है, तो मैं 4/9 का रेट अप्लाई करूंगा और कॉस्ट फाइंड कर लूंगा। लेकिन यहां एक पॉइंट है, अगर कभी क्वेश्चन में दिया हो कि हेड ऑफिस ने सामान लिस्ट प्राइस पर बेचा है तो फिर यहां पर आप रेट क्या लगाएंगे, लिस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए 1/2 का रेट लगाएंगे। उस केस में आपको 1/2 का रेट लगाना पड़ेगा। एनीवे, अब इससे आपको क्या पता लग गया कि इतने गुड्स आपके पास अवेलेबल थे, उसमें से इतनी कॉस्ट प्राइस के गुड्स आपने भेज दिए और इतनी कॉस्ट प्राइस के गुड्स आपने बेच दिए। तो ऐसा कर करके अब आप क्या करेंगे, इज इट क्लियर टू यू? आपको ये पता लग गया कि क्लोजिंग स्टॉक इतना है। तो मेन चीज मुझे ये फाइंड करनी है कि क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक आपने निकाल लिया। अब उसके बाद आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। वैसे आपको याद होगा मैंने बताया था, आप चेक भी कर सकते हैं, ये बैलेंसिंग फिगर के रूप में आप निकालेंगे। वैसे ये ग्रॉस प्रॉफिट किस चीज का बना होता है, आपको याद है मैंने क्या बताया था? जो ये गुड्स हमने भेजे हैं ना, ये जो गुड्स हमने भेजे हैं उनके अंदर जो लोडिंग है और जो सेल्स उनकी जो लोडिंग है, अगर तुम उन दोनों को ऐड कर दो वही तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बनता है। तो आप बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो, और ये जो गुड्स सेंट टू ब्रांच एट होलसेल प्राइस है और सेल्स एट होलसेल प्राइस है, करेक्ट, यानी कि इनके अंदर जो लोडिंग है जो कि तुमने नीचे अभी कंप्यूट भी करी थी, तो उन दोनों को ऐड करोगे तब भी वो ग्रॉस प्रॉफिट के बराबर आएगा। इज इट क्लियर टू यू? अब आप क्या करेंगे, इस ग्रॉस प्रॉफिट को अपनी क्रेडिट साइड में लिखेंगे। मैंने आपको जो मेन चीज बताई थी, ये ग्रॉस प्रॉफिट जो बना होता है, जो कि अभी मैंने बताया, ये दो चीज का बना होता है। एक तो लोडिंग, जो आपने गुड्स सेंट टू ब्रांच, जो गुड्स भेजे हैं उनकी लोडिंग, और जो गुड्स आपने बेच दिए हैं उनकी लोडिंग का बना होता है, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है।
इज ए क्लियर टू यू? अब मेन क्या है कि ये जो सामान बिक चुका है, इसके अंदर जो लोडिंग है, हम कहते हैं कि ये तो रियलाइज हो गया, ये प्रॉफिट तो रियलाइज हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, मैंने कहा बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट दो चीजों का बना होता है, एक तो लोडिंग ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच एंड लोडिंग ऑन सेल्स। अब लेकिन ये गुड्स तो बिक चुके हैं, तो ये वाला प्रॉफिट तो मैं कहूँगा रियलाइज हो गया। लेकिन जो गुड्स हमने भेजे हैं, क्या इनके अंदर जो मार्जिन था यानी कि प्रॉफिट था, वो रियलाइज हो गया या नहीं हो गया, ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है। अगर तो जो गुड्स मैंने ब्रांच को भेजे, अगर वो ब्रांच कहती है हमने सारे गुड्स बेच दिए, तो मुझे क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है, बस मैं कोई अगर क्वेश्चन में एक्सपेंस दिए तो उनको यहां लिखूंगा, मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 99% होता क्या है कि जो गुड्स हमने ब्रांच को भेजे होते हैं, उसमें से कुछ गुड्स बच जाते हैं। तो जो गुड्स हमने ब्रांच को भेजे, उसमें से कितने गुड्स बच गए, मेनली मुझे ये फाइंड करना है। तो कितने गुड्स बच गए, ये फाइंड करने के लिए मुझे एक और वर्किंग करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विद ब्रांच ऑफिस। और मैंने बताया था ये करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। पहले तो आप यहां लिखें होलसेल प्राइस, यहां लिखें लिस्ट प्राइस। इज इट क्लियर टू यू? ब्रांच को आपने जो भी सामान बेचा, मान लेते हैं कि आपने ब्रांच को 90,000 की होलसेल प्राइस का सामान भेजा 90,000 की होलसेल प्राइस का सामान आपने ब्रांच को भेजा, और तुम्हें क्वेश्चन में यह लिखा हुआ है कि ब्रांच ने जो सेल करी है, क्योंकि ब्रांच तो लिस्ट प्राइस पर करेगी, और लेट अस से वहां भी 90,000 लिखा है, तो आप ये ना सोचें कि ब्रांच के पास कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचा है, क्योंकि ब्रांच को जो आपने सामान भेजा था वो तो होलसेल प्राइस है, और ब्रांच बेच रही है लिस्ट प्राइस पर। तो आप पहले तो क्या देखें, अब ये चीजें देखने के बाद अब आपको क्या देखना है कि ब्रांच ने जो ये सामान बेचा है, ये लिस्ट प्राइस पर है, ये लिस्ट प्राइस पर है, मुझे इसकी होलसेल प्राइस चाहिए। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा रेट अप्लाई करूं, तो मैं अपने टेबल को देखूंगा, पहले मैं ध्यान से सोचूंगा मुझे करना क्या है। मुझे लिस्ट प्राइस को होलसेल प्राइस में लाना है, तो मेरा ध्यान इन दोनों चीजों पर रहना चाहिए। मैंने बताया था इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 20/200 1/10, यानी कि मैं 1/10 का रेट इसमें अप्लाई कर दूंगा। तो उससे क्या होगा, मैंने बताया भी था कि 1/10 का रेट जब आप अप्लाई करेंगे, तो आपको यह पता लग गया कि जो ये सामान 90,000 की लिस्ट प्राइस पर बेचा गया है, इसकी होलसेल प्राइस 81,000 है। ये होलसेल प्राइस पता लग गई आपको। तो अब इससे आपको एक चीज ये पता लग गई कि जो आपने 90,000 की होलसेल प्राइस का सामान ब्रांच को भेजा था, उसमें से 81,000 की होलसेल प्राइस का सामान जो है ब्रांच ने बेच दिया, तो ब्रांच के पास 9,000 का सामान बच गया। इज इट क्लियर टू यू? तो अब जो तुम्हें ये मेन चीज पता लगी इस क्वेश्चन, ये अनरियलाइज प्रॉफिट के केस में मेन चीज ये है कि जो सामान तुमने भेजा था उसमें से कितना सामान ब्रांच के पास बचा हुआ है, 9,000। जो 9,000 का सामान बचा है, इसका मतलब उस 9,000 के अंदर जो मार्जिन है वो रियलाइज नहीं हुआ, तो मुझे उसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए हम लिखेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन पार्ट ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच रिमेनिंग अनसोल्ड, यानी कि जो गुड्स हमने ब्रांच को भेजे थे उसमें से जो पार्ट ब्रांच के पास बच गया है, 9,000 का बच गया है, तो हम उसको क्लोजिंग स्टॉक विद ब्रांच भी कहते हैं। तो ब्रांच के पास 9,000 का सामान बच गया है, 9,000 पे मैं 4/9 का रेट अप्लाई कर करके अनरियलाइज प्रॉफिट 4,000 निकाल लूंगा, और फिर मेरे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, पिछले 4-5 साल के अटेम्प्ट में कोई भी क्वेश्चन होलसेल प्राइस का तुम्हें नहीं आया है। अब जहां तक सवाल है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस का, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर मैंने तुम्हें बहुत क्वेश्चन कराए थे। एक्चुअली यहां पर मैं जो क्वेश्चन आपको कराना चाह रहा था, आप यहां पर भी देख सकते हैं, क्वेश्चन होलसेल ब्रांच का मैंने यहां पर दिया भी हुआ है। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा इंडिपेंडेंट ब्रांचेस, अब इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, या तो 2 मार्क्स का, उससे ज्यादा का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं आपको बता दूं। भले ही हमने बहुत डीपली ये करा हुआ है, छोटे छोटे क्वेश्चन जिसमें कि जो एंट्री बेस्ड क्वेश्चन है, जो मैंने आपको एंट्री बेस्ड क्वेश्चन कराए थे, बस वो आपने उसमें से करना है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में से, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट? जैसा कि वो कह रहे हैं कि अल्फा एंड कंपनी हैविंग हेड ऑफिस इन मुंबई हैज ए ब्रांच एट नागपुर, and the branch at Nagpur is an independent branch. On 31st of 3, 2017, it was found that goods that
it was found that goods dispatched by head office for 2 lakh was received by the branch only to the extent of 1,50,000. इसका क्या मतलब हो गया कि हमने 2 लाख के गुड्स भेजे थे और केवल 1,50,000 के गुड्स मिले, तो इसका मतलब एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। बिकॉज हेड ऑफिस तो गुड्स भेज चुका है, तो ब्रांच को ये एंट्री पास करनी पड़ेगी, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। इज इट क्लियर टू यू? और ये एंट्री जो होगी 2 लाख और 1,50,000 का डिफरेंस 50,000 से ये एंट्री होगी। तो व्हाट इज द अकाउंटिंग एंट्री टू बी पास्ड बाय द ब्रांच फॉर रिकॉर्डिंग द गुड्स इन ट्रांजिट। इस तरह के 2 मार्क के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं है। और इसी तरह पास्ट एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैंने एक ये क्वेश्चन भी लिया हुआ है कि हेड ऑफिस के खर्चे 3,500 के उन्होंने एलोकेट करे ब्रांच को, बट नॉट रिकॉर्डेड बाय द ब्रांच ऑफिस। मैंने बताया था हेड ऑफिस कई बार बहुत सारे खर्चे करता है और अपनी डिफरेंट ब्रांचेस पर कुछ खर्चा एलोकेट कर देता है। अब आपको ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो आप ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखेंगे? देखें, अब ब्रांच के ऊपर एक खर्चा और ब्रांच ने इसको रिकॉर्ड नहीं करा, तो ब्रांच अब इसको रिकॉर्ड करेगी, तो ब्रांच के लिए ये लॉस है। ब्रांच अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को डेबिट करेगी और ये अमाउंट हमने हेड ऑफिस को देना है, इसलिए हम हेड ऑफिस को क्रेडिट करेंगे। Is it clear to you or not? इसी तरह से depreciation of branch assets whose accounts are kept by head office not provided by the branch office ₹1,500। मैंने बताया था ऐसा कई बार होता है कि ब्रांच के एसेट्स की अकाउंटिंग हेड ऑफिस कर रहा है, तो वो कह रहा है कुछ एसेट हैं जिसकी अकाउंटिंग हेड ऑफिस की बुक्स में हो रही है और उस पर डेप्रिशिएशन और ब्रांच एसेट्स का, यानी कि एसेट तो ब्रांच के हैं और उसका जो डेप्रिसिएशन है ब्रांच ने अभी तक प्रोवाइड नहीं करा, तो इसकी भी वही एंट्री होगी कि ब्रांच जो है पीएनएल अकाउंट डेबिट या डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन पीएनएल में ही जाता है, तो ब्रांच के लिए लॉस है, ब्रांच प्रोवाइड करेगी और ये पैसा ब्रांच ने हेड ऑफिस को देना है। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरह कह रहा है ब्रांच ऑफिस ने 2,000 रुपये सैलरी के पे करे हेड ऑफिस इंस्पेक्टर को, बट द अमाउंट पेड हैज बीन डेबिटेड बाय ब्रांच ऑफिस टू सैलरी अकाउंट। कह रहे ब्रांच ने क्या करा, जो हेड ऑफिस का इंस्पेक्टर था उसको 2,000 रुपये दे दिए। जो हेड ऑफिस का इंस्पेक्टर है उसकी सैलरी जो देनी चाहिए वो हेड ऑफिस को देनी चाहिए, हमें थोड़ी देनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, हमने दे दी और हमने उसको क्या करा, गलती से सैलरी अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले तो तुमने अपनी सैलरी अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो इनडायरेक्टली इसका मतलब आपने अपने पीएनएल को कम कर दिया, बेवजह कम कर दिया ना, तो आप अपने पीएनएल को तो बढ़ाएंगे ब्रांच, करेक्ट। आप सीधा पीएनएल लिख सकते हैं ब्रैकेट में सैलरी, इसको तो क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने बिना मतलब के डेबिट कर दिया और जो खर्चा हेड ऑफिस ने देना चाहिए था वो आपने दिया, तो आप रिकवरी हेड ऑफिस से करेंगे, इसलिए हेड ऑफिस को डेबिट करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरीके से हेड ऑफिस कलेक्टेड ₹10,000 डायरेक्टली फ्रॉम ए कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रांच ऑफिस। अब ब्रांच का कोई कस्टमर था, उसने पैसे ब्रांच को देने थे, हेड ऑफिस को दे दिए, तो डेटर्स ने तो पैसे दे दिए, इसलिए डेटर्स को तो क्रेडिट करना पड़ेगा, लेकिन ये पैसा जो ब्रांच के पास आना चाहिए था वो हेड ऑफिस के पास चला गया, इसलिए हेड ऑफिस को डेबिट करा जाएगा। इसका मतलब ब्रांच हेड ऑफिस से पैसा रिकवर करेगी। फिर कह रहा है ए रेमिटेंसेज ऑफ 15,000 सेंट बाय ब्रांच हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस। देखो ब्रांच ने तो ये दे दिए ना, रेमिट कर दिया, तो ब्रांच तो एंट्री कर चुकी है, तो ब्रांच इसके अगेंस्ट ब्रांच कोई एंट्री नहीं करेगी, हेड ऑफिस करेगा कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच ऑफिस। फिर कह रहा है ब्रांच 1 के एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 3,000 रुपये के जो हैं वो ब्रांच 2 ने बियर करे हैं। एक्चुअली हम ब्रांच 2 हैं या 1 है, ये क्वेश्चन में लिखा नहीं, अच्छा ब्रांच 1 है, हम ब्रांच 1 के खर्चे हैं, तो जो पैसा हमने बियर कर लिया एक्चुअली वो पैसा हेड ऑफिस ने करना चाहिए था, तो हम हेड ऑफिस से रिकवर करेंगे और अपने पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इस तरह एंट्रीज से रिलेटेड आपने क्वेश्चन बड़े ध्यान से करने हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इसको करने के बाद अब आती है फॉरेन ब्रांचेस। सर फॉरेन ब्रांचेस में क्या करें, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। अब फॉरेन ब्रांचेस में क्या करना है ये बात मैं तुम्हें बताता हूं, लेकिन 5 मिनट का ब्रेक हम लेंगे और 5 मिनट के ब्रेक के बाद अभी मैं कंटिन्यू रखूंगा, करेक्ट। तो उम्मीद है कि ये रिवीजन सेशन आपको पसंद आ रहे होंगे, अपने सजेशन जरूर दे दें। इज इट क्लियर टू यू? तो बेटे बात चल रही थी फॉरेन ब्रांचेस की, और फॉरेन ब्रांचेस में आपको जो मैंने इतने लंबे चौड़े क्वेश्चंस कराए हैं वो आप बोलोगे सर कराए क्यों। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग होता क्या है कि कराना इसलिए पड़ता है कि मॉड्यूल में दिया होता है तो हमें कराना पड़ता है, लेकिन अगर हम फिर न्यू सिलेबस के पिछले 4-5 साल के अटेम्प्ट को देखें तो एक भी क्वेश्चन फॉरेन ब्रांचेस से नहीं आया है।
और अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है तो बहुत ही छोटा सा चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन इसमें से आने के चांसेस हैं, अदरवाइज क्वेश्चन के आने के चांसेस कम होंगे। मैंने तुम्हें बताया था कि फॉरेन ब्रांचेस क्या होती हैं। देखो, ब्रांचेस विच आर लोकेटेड आउटसाइड द होम कंट्री, हम उसको फॉरेन ब्रांचेस कहते हैं, ये आपको मालूम भी है। मैंने आपको बताया था कि फॉरेन ब्रांचेस दो तरह की होती हैं, इंटीग्रल फॉरेन ब्रांचेस और नॉन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांचेस। याद आया आपको? मैंने ये भी बताया था कि जो फॉरेन ब्रांचेस अगर उनकी एक्टिविटीज़ बिल्कुल हेड ऑफिस की तरह ही हैं, या जिसको हम रिपोर्टिंग एंटरप्राइज भी कहते हैं, यानी कि अगर मेरा हेड ऑफिस इंडिया में है और मेरी ब्रांच बाहर है, इंडिया के बाहर है, लेकिन उसकी एक्टिविटीज़ हमारी तरह हैं, तो ये इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन माना जाता है। लेकिन अगर हेड ऑफिस इंडिया में है, ब्रांच बाहर है और उसकी एक्टिविटीज़ हेड ऑफिस की तरह नहीं हैं, तो उसको नॉन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांचेस कहते हैं। ये मैंने तुम्हें बताया था। मेन चीज़ मैंने तुम्हें जो बताई थी वो ये, अगर हेड ऑफिस इंडिया में है, देखो हेड ऑफिस कहीं भी हो सकता है होने को तो, लेकिन मान लेते हैं कि हेड ऑफिस इंडिया में है, तो इंडिया की करेंसी रुपी है और इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग करेंसी, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग करेंसी। और जो हमारी ब्रांच है वो बाहर है, मान लेते हैं कि ब्रांच जो है चलो यूएसए में है, डॉलर्स में, तो उनकी जो करेंसी है, ब्रांच ने अपनी अकाउंटिंग डॉलर्स में करी होगी, इसको फॉरेन करेंसी बोला जाएगा। तो ब्रांच ने जो अपने अकाउंट्स फॉरेन करेंसी में बना के रखे हैं, उसको रिपोर्टिंग करेंसी में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको रूल्स बताए थे। पहले तो इंटीग्रल, मैंने ये भी बताया था अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो हमेशा ये मान के चलना कि ब्रांच जो है वो इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच है। मैंने बताया था जितने भी रेवेन्यू नेचर के आइटम्स होते हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखना डेप्रिसिएशन को छोड़ करके, करेक्ट, जितने भी रेवेन्यू नेचर के आइटम होंगे उनको आप एवरेज रेट से कन्वर्ट करेंगे। ओपनिंग रेट प्लस क्लोजिंग रेट डिवाइडेड बाय 2 करके जो एवरेज रेट आता है उस रेट को यूज़ करके कन्वर्ट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग रेट के हिसाब से कन्वर्ट करा जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग रेट के हिसाब से कन्वर्ट करा जाता है, करेक्ट। डेप्रिसिएशन को यूज़ करने के लिए वही रेट आप यूज़ करेंगे जो रेट आपने फिक्स्ड एसेट को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करा है। जो रेट फिक्स्ड एसेट को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करा है वही रेट डेप्रिसिएशन पे यूज़ होगा, डेप्रिसिएशन को कन्वर्ट करने के लिए, करेक्ट। वैसे मैंने ये बताया था कि जो फिक्स्ड एसेट हैं उनको कैसे कन्वर्ट करा जाता है। उनको कन्वर्ट करने के लिए हम रेट लेंगे उस दिन का जिस दिन हमने फिक्स्ड एसेट खरीदे, रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि जिस तारीख को हमने फिक्स्ड एसेट खरीदे हैं उस दिन जो रेट चल रहा है उस रेट को यूज़ करके हम फिक्स्ड एसेट को कन्वर्ट करते हैं, और वही रेट जो फिक्स्ड एसेट पे अप्लाई होगा डेप्रिसिएशन पे भी अप्लाई होगा। फिर मैंने ये बताया था जितने भी बैलेंस शीट के आइटम है, वैसे मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, वैसे तो रूल ये है कि जितने भी मॉनिटरी आइटम है, वैसे मैंने बताया था मॉनिटरी आइटम 99.99% बैलेंस शीट के आइटम जो होते हैं मॉनिटरी आइटम होते हैं, जैसे कैश है, बैंक बैलेंस है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, प्रीपेड एक्सपेंस है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल एटसेट्रा, ये सब बेसिकली बैलेंस शीट के आइटम्स हैं। और बैलेंस शीट के आइटम में फिक्स्ड एसेट, क्योंकि फिक्स्ड एसेट जो होता है नॉन मॉनिटरी आइटम होता है, तो जितने भी मॉनिटरी आइटम्स होते हैं बैलेंस शीट में उनको हम यूज़ करते हैं क्लोजिंग रेट के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं। फिर मैंने अभी बताया नॉन मॉनिटरी आइटम जैसे कि फिक्स्ड एसेट, उसको यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअल रेट लेंगे ऑन द डेट ऑफ परचेज, यानी कि जिस दिन हमने फिक्स्ड एसेट खरीदा उस दिन जो रेट चल रहा होगा उस रेट के हिसाब से हम कन्वर्ट करते हैं। फिर मैंने बता ही दिया रेवेन्यू आइटम के बारे में, जैसे परचेजेज है, सेल्स है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इनको कन्वर्ट करने के लिए एवरेज रेट का यूज़ करा जाएगा। अब गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, मैंने ये भी बताया था दो आइटम ऐसे होते हैं, एक तो गुड्स रिसीव्ड, यानी कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो गुड्स भेजे हैं, हेड ऑफिस ने तो ब्रांच को गुड्स भेजे हैं, ब्रांच ने ये गुड्स रिसीव करे हैं, तो ब्रांच ने इसको रिकॉर्ड करा होगा डॉलर्स में और तुमने ये जो गुड्स भेजे होंगे इसको रिकॉर्ड करा होगा अपने रुपये में, यानी कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग रुपये की वैल्यू ऑलरेडी मौजूद होती है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि ये इनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें यहाँ पता है, तो इसलिए इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बस यही वैल्यू हम इसके आगे लिख देंगे। उसके अलावा मैंने ये बताया था हेड ऑफिस अकाउंट बैलेंस, हेड ऑफिस अकाउंट बैलेंस
क्योंकि ब्रांच ने अपना ट्रायल बैलेंस बनाया होगा तो उसने लिखा होगा हेड ऑफिस अकाउंट बैलेंस, कि हमने हेड ऑफिस को कितना पैसा देना है, लेकिन डॉलर्स में लिखा होगा, और ब्रांच ने ये पैसा रुपी वैल्यू में लिखा होगा। यानी कि इन दोनों आइटम की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मौजूद होती है, इसलिए हमें इनको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती, बस हम ये वैल्यू यूज़ कर लेंगे उनको कन्वर्ट करने के लिए। अगर क्वेश्चन में कंटिंजेंट लायबिलिटी हो तो क्लोजिंग रेट के हिसाब से यूज़ करा जाएगा। मेन चीज़ मैंने ये भी बताया था, कन्वर्ट करने के बाद आपको याद होगा कि जब हम कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते थे तो कुछ डिफरेंस आ जाता था, उस डिफरेंस को एक्सचेंज डिफरेंस कहते थे। मैंने ये बताया कि अगर इंटीग्रल ब्रांच है तो इंटीग्रल ब्रांच में जो एक्सचेंज डिफरेंस आता है उसको हम पीएनएल अकाउंट में ले जाते हैं, उसको हम पीएनएल में ले जाते हैं, ये पता होना चाहिए। अब नॉन इंटीग्रल के भी सब रूल सेम है, वही रूल हैं कि ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग रेट के हिसाब से करेंगे, क्लोजिंग को क्लोजिंग रेट के हिसाब से करेंगे, जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उनको एवरेज रेट के हिसाब से करेंगे, जितने भी बैलेंस शीट के आइटम है उनको भी क्लोजिंग रेट के हिसाब से करेंगे। बस एक ही फ़र्क है, वो है फिक्स्ड एसेट का। मैंने बताया इंटीग्रल के केस में फिक्स्ड एसेट को कन्वर्ट करने के लिए जिस तारीख को हमने फिक्स्ड एसेट खरीदे होते हैं वो रेट हम यूज़ करते हैं, जबकि नॉन इंटीग्रल के केस में फिक्स्ड एसेट को कन्वर्ट करने के लिए क्लोजिंग रेट का ही इस्तेमाल होता है, और जो रेट फिक्स्ड एसेट पे इस्तेमाल होगा वही फिक्स्ड एसेट के डेप्रिसिएशन पे भी इस्तेमाल होगा। फिर मैंने ये भी बताया था इस केस में जो एक्सचेंज डिफरेंस आता है उसको हम फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में ले जाते हैं, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में ले जाते हैं। फिर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जामिनेशन, ये काफ़ी पहले की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, तो 31 मार्च 2022 को, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन तुम्हें एग्जामिनेशन में आ सकता है। द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वॉशिंगटन हेड ऑफिस। तो वॉशिंगटन ब्रांच जो है, यानी कि ब्रांच मेरी यूएसए में है, इसलिए ब्रांच ने कुछ अपने बैलेंसेस दिए हुए डॉलर्स में। बिल्डिंग $180, स्टॉक $26, कैश बैंक $57, परचेजेस, सेल्स, कमीशन रिसिट्स, डेटर्स, और ये। अब तुम्हें नीचे रेट्स दिए हुए हैं कि ओपनिंग रेट जो है $1 जो है 46 रुपये के बराबर है, क्लोजिंग रेट $1 इज इक्वल टू ₹50, तुम्हें एवरेज रेट कंप्यूट करके दिया हुआ है 48, और फिक्स्ड एसेट के आगे रेट लिखा हुआ है 42। तो कुछ लिखा नहीं है तो मान के चलेंगे इंटीग्रल ब्रांच है। अब तुम्हें यह बताना है कि इनको कन्वर्ट कैसे करना है, बस इस तरह का क्वेश्चन तुम्हें आ सकता है। इज इट क्लियर टू यू? कैसा क्वेश्चन आ सकता है ये अब तुम्हें पता लग गया। तो बिल्डिंग क्या है, बैलेंस शीट का आइटम है लेकिन फिक्स्ड एसेट है, तो फिक्स्ड एसेट को कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था, रेट क्या यूज होगा, जो फिक्स्ड एसेट का रेट दिया हुआ है 42 दिया है तो 42 से मल्टीप्लाइड करेंगे। इसी तरह ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग रेट, अब ओपनिंग रेट कितना दिया हुआ है 46 दिया है तो 46 से मल्टीप्लाइड करके इसको हम रुपी वैल्यू इसकी निकाल लेंगे। कैश बैंक क्लोजिंग रेट के हिसाब से कन्वर्ट होगा, क्लोजिंग रेट आपका जो है 50 है तो 50 से मल्टीप्लाइड करेंगे। परचेजेस एवरेज रेट के हिसाब से होगा, एवरेज रेट 48 है तो 48 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेल्स भी रेवेन्यू नेचर का खर्चा है तो एवरेज रेट 48, रेवेन्यू नेचर का आइटम है 48 से करेंगे। कमीशन रिसिट्स भी हम 48 से करेंगे। डेटर्स क्लोजिंग रेट से करेंगे जो कि 50 है, और क्रेडिटर्स भी क्लोजिंग बैलेंस है उसको 50 के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कोशिश तो ये करी है कि ब्रांच से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल टॉपिक्स हैं उसके बारे में तुम्हें बताया जाए, और हर टॉपिक को हमने टच कर करके कोशिश करी है कि रिकैप कर लिया जाए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में किसी नए चैप्टर के साथ, ठीक है। तो ये फास्ट ट्रैक रिवीजन में हमारी कोशिश होगी कि पूरे जो चैप्टर्स है उसका गैमेट आपके सामने ला दिया जाए ताकि पूरे चैप्टर का रिकैपिचुलेशन तेज रफ्तार से हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सजेशन जरूर दें।